एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। तो आज के वीडियो जो में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में, ईसीजी। ठीक है, ये हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का, जो कि लेक्चर नंबर होगा 4। ठीक है, तो हम लोग ने बहुत सारा चीज डिस्कस कर लिया है। अब जो लास्ट छोटा छोटा जो टॉपिक है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, और इसमें एक चीज और पॉइंट है, जो डिसऑर्डर इसमें इंपॉर्टेंट है और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इंपॉर्टेंट है। ये दो इंपॉर्टेंट यहाँ पर में टॉपिक क्या बच रहा है। ठीक है, तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं ईसीजी के बारे में। ठीक है, ईसीजी के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो देखो यहां पर में ईसीजी किस तरह से दिखाते हैं हम लोग। ये रहा ईसीजी का पूरा सेटअप। ठीक है, ये रहा पूरा ईसीजी का सेटअप। और देखो हॉस्पिटल में पेशेंट को देखा होगा। ठीक है, जो एक मॉनिटर होता है, उस मॉनिटर पे इस तरह का जो सिस्टम होता है वो लगा हुआ रहता है। ठीक है, मॉनिटर पे ये इस तरह का जो शो होता रहता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या दर्शाता है, ये एक ग्राफ है। ठीक है, ये एक ग्राफ है ईसीजी का। ठीक है, और ईसीजी जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ है। ठीक है, अ पेशेंट इज हुक्ड अप अ मॉनिटरिंग machine that shows the voltage traces on a screen and makes the sound p p p p ऐसे। ठीक है, इस तरह का साउंड यहाँ पर में बजने को बजता रहता है, ये दिखता है हमें। ठीक है, जैसे पेशेंट में उस समय ये क्या हो जाता है, पी जब बोलने लगता है तो ये इस तरह से लाइन हो जाता है, पी। ठीक है, ये होता है। तो ये इस समय का जो कंडीशन को बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। इसके कंडीशन को बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट, जब हार्ट स्टॉप बीटिंग। When the heart stop beating is known as cardiac arrest। तो एक तरह का एग्जांपल देके बता रहा है कि दिस टाइप ऑफ मशीन, देखो यहां पर मशीन को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोला है। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और जो हमारा आउटपुट निकल के आता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम उसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये करता क्या है बेसिकली, ये जो हमारा हार्ट का ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होता है उसको रिकॉर्ड करता है। ठीक है, हमारा हार्ट का जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होता है उसको रिकॉर्ड करने में ये हेल्प करता है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है, जिसका एक क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है। अब ये चीज देख के हम लोग क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, क्लिनिकल डायग्नोसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिख रहा है कि ईसीजी इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ईसीजी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, हमारे हार्ट का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को डिनोट करता है। ठीक है, जो कार्डियक साइकिल चलता है। ठीक है, कार्डियक साइकिल क्या होता है, हार्टबीट, जब हार्टबीट होता है हमारे हार्ट में। ठीक है, एक बार एक हार्टबीट के लिए एक बार ईसीजी यहाँ पर में दिखा रखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने पिछले लेक्चर में भी दिखा रखा था कि पूरा सिस्टमेटिक ईसीजी किस तरह से साइकिल में चलता है। ठीक है, कार्डियक साइकिल में चलता है। बट आज मैं स्पेसिफिकली इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के बारे में बात करूंगा। ठीक है, आज मैं स्पेशली इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में बात करूंगा। ठीक है, जो अब इसका सेटअप देखते हैं किस तरह का सेटअप होता है। इसमें क्या करते हैं, पेशेंट इज कनेक्टेड टू अ मशीन विथ 3 इलेक्ट्रिकल लीड। ये इंपॉर्टेंट है कि किस तरह का सेटअप होता है। एक पेशेंट को 3 इलेक्ट्रिकल लीड से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, 3 इलेक्ट्रिकल लीड से कनेक्ट करते हैं, जो कि क्या होता है, एक एक रिस्ट में होता है। ठीक है, रिस्ट में एक एक रिस्ट में लगा देते हैं। ठीक है, और एक लगा देते हैं लेग में। ठीक है, या फिर लेफ्ट एंकल बोल दे, लेफ्ट एंकल में लगा देते हैं और 2 रिस्ट में लगाते हैं, एक एक करके 2। ठीक है, जो कि हमारा हार्ट को कनेक्ट कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता रहता है। ठीक है, देखो इस तरह से। अब हमें डिटेल इवेल्युएशन के लिए बहुत सारा मल्टीपल लीड्स, मतलब मल्टीपल लीड्स यूज करते हैं चेस्ट में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लीड यूज कर लेते हैं, यहाँ पर। ठीक है, ये सब जगह है जहां हम लोग लीड यूज कर सकते हैं। ठीक है, ताकि हमें एक स्टैंडर्ड ईसीजी टाइप का ग्राफ हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ग्राफ हमें देखने को मिलता है। तो यही तो चलता रहता है मॉनिटर पे। ठीक है, ये हमारे पूरे हार्ट के कंट्रोल करता है, पूरे हार्ट के एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, किस तरह से एक्टिविटी का हमारा दिखाता है। ठीक है,
देखो इस तरह से इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बन के आता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है ये ग्राफ नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। मशीन होता तो उसको बोलते ग्राम, ठीक है। तो ये इस तरह से दिख रहा है। यहाँ पे हम लोग को वेव दिखता है। सबसे पहला वेव है जिसको बोलते हैं पी वेव। क्या होता है? सबसे पहला वेव है जिसको बोलते हैं पी वेव, और दूसरा वेव है जिसको बोलते हैं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और तीसरा वेव है जिसको बोलते हैं टी वेव, ठीक है। ये तीन वेव का अलग अलग ये प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है। ये तीन वेव में क्या क्या सब शो होता है। जो पी वेव होता है, इस पी वेव में हम लोग बता सकते हैं कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ एट्रिया, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ एट्रिया, मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन ऑफ ये एट्रिया को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया का रिप्रेजेंट करता है, मतलब हम लोग ने कार्डियक साइकिल में देखा था कि सबसे पहले कौन कॉन्ट्रैक्ट करता है, आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो यहां पर में अगर पी वेव की बात करते हैं तो ये कंडीशन क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे कंट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया बता रहा है, ठीक है, कंट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया। यहाँ पे दोनों एट्रिया अब कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। अब जब दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया तो जितना भी ब्लड है वो कहां चला जाएगा, वेंट्रिकल्स में चला जाएगा, ठीक है। अब जब ये वेंट्रिकल्स में चला जाएगा तो सीन में आएगा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ जगह नहीं है, देखो ये जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे डीपोलराइजेशन ऑफ डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल है, ठीक है। यहां पर भी क्या होता है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल होता है। मतलब यहां पे अब क्या हो रहा है, अब जब वेंट्रिकल में ब्लड फिल हो गया है तो अब क्या होगा, वेंट्रिकल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल अब क्या यहां पे होगा, वेंट्रिकल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। यहां पर में वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। बात वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है जस्ट आफ्टर द क्यू कॉम्प्लेक्स। जब ये क्यू से स्टार्ट होता है ना, जस्ट आफ्टर, शॉर्टली आफ्टर द क्यू वेव, क्यू वेव के जस्ट बाद जो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन है वो स्टार्ट हो रहा है, और वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन जब स्टार्ट हो रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्यू रिप्रेजेंट्स द, क्यू क्या रिप्रेजेंट्स करता था, मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ, मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ व्हाट, मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल। ये सिस्टोल का बिगिनिंग को मार्क्स करता है, ठीक है, सिस्टोल का बिगिनिंग का स्टार्ट करता है। नेक्स्ट है टी वेव। अब टी वेव के बारे में देखो कि जो टी वेव है वो रिप्रेजेंट करता है, मतलब अब जब वेंट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया था, अब वेंट्रिया रिलैक्स करेगा, मतलब यहाँ पे ये कौन सा स्टेज है, वहां पे डीपोलराइजेशन हुआ था क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में, तो अब क्या हो जाएगा, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, ठीक है, रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, ठीक है। रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल यहां पर में देखने को मिलता है, मतलब वेंट्रिकल जो है एक्साइटेड स्टेट से नॉर्मल स्टेट में आ जाता है, ठीक है। और इसका जो एंड ऑफ द टी वेव है, एंड ऑफ द टी वेव, एंड ऑफ, इसका जो एंड क्या होता है, वो एंड क्या डिनोट करता है, एंड टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल। ये क्या डिनोट करता है, एंड ऑफ, ठीक है, एंड ऑफ सिस्टोल। अब ये फिर आगे जाके टी वेव बनाएगा। तो इस तरह से पी क्यू आर एस टी वेव इस तरह से बनने को दिखता है, ठीक है। आई बात समझ में? चलो, तो वही चीज है, यहाँ पे मैं सारा चीज लिखा हुआ है, ठीक है। इसको मैं शॉर्ट में यहाँ पर मैं लिखा हुआ, किसी को समझ आया तो शॉर्ट में ये लिख सकता है, ठीक है। अब बट इसको एक बार जरूर देखना है। जैसे कि जितना भी पीक है ईसीजी का, एक लेटर से आइडेंटिफाई करते हैं पी से टी तक, ठीक है, जो कि एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को डिनोट करता है। पी क्यू आर एस टी जो क्या होता है, वो एक स्पेशल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हमारे हार्ट को डिनोट करता है, ठीक है, स्पेसिफाई करता है। जैसे कि पी वेव की बात करें, जो पी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन, ठीक है, जैसे कि डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, जहां की दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है।
क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल जब रिप्रेजेंट करता है तो मतलब ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट करता है, इसीलिए shortly after the means contraction starts shortly after the Q and it marks the beginning of what? Systole. Marks the beginning of systole. Last is T wave, represents the return of the ventricles from excited to the normal. एक्साइटेड से नॉर्मल स्टेट में आना क्या होता है? रीपोलराइजेशन। और टी वेव मार्क्स क्या करता है? एंड ऑफ द टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ द सिस्टोल। अब देखो यहां पर मैं स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ सकता है कि टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल। नो, इट इज फॉल्स। एंड ऑफ द टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ द सिस्टोल। ठीक है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एंड यहाँ पे लगाना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इसीलिए यहाँ पर मैं स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकता है। तो यार देखो, एनसीईआरटी पढ़ते समय इस तरह का क्वेश्चन फ्रेम करने का कोशिश करो। ठीक है, तभी थोड़ा सा टॉपिक आसान हो सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं यहाँ पे शॉर्टली को हटा के लार्जली लिख देगा, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन देखो, सोचो। ठीक है, जहां पे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, मैंने एनसीईआरटी का जो सीरीज होता है वो सीरीज मैंने डाला है। ठीक है, एनसीईआरटी का जो किस तरह से एनसीईआरटी को हैंडल करे, किस तरह से पढ़े, वो सीरीज मैंने डाला है। तो वो जो वीडियो है उस वीडियो में जाके देखो, मैंने अलग अलग तरीका बताया है किस तरह से हाईलाइट करना है, किसको किस पॉइंट से हाईलाइट करना है। ठीक है, वो सब किस तरह से हाईलाइट करना, सारा चीज मैंने डिस्कस किया। तो उसको जाके एक बार देखना, अच्छा लगेगा। ठीक है, समझ में आएगा। बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। अब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का नंबर काउंट करके हम लोग, जो डॉक्टर है वो अंदाजा लगाते हैं कि उसका हार्ट बीट इंडिविजुअल का हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है इसका हम लोग देख के क्या करते हैं, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है इसको हम लोग देख के हार्ट बीट को देख सकते हैं। ठीक है, देखो, rhythmic contraction and relaxation of heart is called heartbeat. Actually contraction and relaxation occur separately in the atria and ventricles. ये सब बात बता चुका हार्टबीट के बारे में। ठीक है, हार्टबीट तो डिस्कस कर दिया। एपेक्स हार्टबीट, एपेक्स बीट पे हम लोग क्या सुनते हैं? हार्टबीट। ठीक है, एपेक्स बीट सेम चीज वही हो गया। इट इंक्रीज टेम्पोरली विद द फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी करने से क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। ये सब मैं बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में हार्टबीट के बारे में। ठीक है, ये तो डिस्कस हो गया कार्डियक साइकिल। अब चलते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है, अगला जो मेन टॉपिक है वो हमारा जो अगला मेन टॉपिक कौन सा है? ब्लड वेसल्स के बारे में। ठीक है, देखो ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स का मैं यहाँ पर डायग्राम थोड़ा सा जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वही मैं डायग्राम यहाँ पर मैं ट्राई करूंगा कि आपको पता चले। ठीक है, चलो, तो अब हम लोग देखते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। ठीक है, देखो, जो ब्लड वेसल्स होता है क्या है, कौन कौन सा ब्लड वेसल्स पढ़ना है? आर्टरी, वेन्स और कैपिलरी। ठीक है, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरी। तो यहां पर मैं 3 ब्लड वेसल्स यहां देखने को मिलता है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरी। ठीक है, ये हो गया आर्टरी, ये हो गया वेन, ये हो गया कैपिलरी। ठीक है, वेन, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरी। ठीक है, अब इसका डिफरेंस मैं पहले से लिखा हूं। ठीक है, लेकिन बट मैं अभी यहाँ पे ऊपर ऊपर बता रहा हूं। ठीक है, देखो, द ब्लड फ्लो स्ट्रिक्टली बाय द फिक्स्ड रूट। एक फिक्स्ड रूट से ब्लड फ्लो होता है जिसको बोलते हैं, किसके थ्रू ब्लड फ्लो होता है? ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड फ्लो होता है। कौन कौन सा ब्लड वेसल है? आर्टरीज एंड वेन्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं आर्टरीज का और वेन्स का डायग्राम बना रखा है, तो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है कि आर्टरी वेन्स का डायग्राम में, अब देखो एनसीईआरटी ने डायग्राम पूरा नहीं बना रखा, बस थोड़ा सा हिंट दिया हुआ है कि स्मूथ मसल से बना होता है। ठीक है, जो लेयर होता है वो कहीं ना कहीं स्मूथ मसल होता है, लेकिन हमने सारा लेयर का मसल्स भी तो देखना पड़ेगा फिर। ठीक है, जब सारा लेयर का मसल्स देखना है तो हम लोग देख लेते हैं कि आर्टरी एंड वेन कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। आर्टरी और वेन्स दोनों में 3 लेयर का बना होता है। कितना लेयर होता है? 3 लेयर्स का बना होता है। ठीक है, इनर लाइनिंग ऑफ द स्क्वामस एपिथेलियम। इनर लाइनिंग तो हमेशा क्या होता है? स्क्वामस एपिथेलियम ही बनेगा, जिसको बोलेंगे ट्यूनिका इंटीमा। ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे? ट्यूनिका इंटीमा। और मिडिल लेयर जो होता है वो स्मूथ मसल का होता है। मिडिल लेयर दोनों में क्या होता है? स्मूथ मसल होता है। और जो इनर लेयर, एक्सटर्नल लेयर होता है वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है विद कोलेजन फाइबर, जिसको बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एक्सटर्ना।
ट्यूनिका मीडिया जो होता है यहाँ पर में कंपेरेटिवली थिन होते हैं वेन्स में, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट जितना भी है ये सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ। तो ट्यूनिका मीडिया होता है जिसको मीडिया बीच वाला जो स्मूथ मसल्स का बना होता है वो क्या होता है, ट्यूनिका मीडिया जो होता है कंपेरेटिवली थिन होता है वेन्स में, इसीलिए वेन्स का ल्यूमेन दिख रहा है कितना ब्रॉड है, लेकिन यहाँ पर में ल्यूमेन देखो आर्टरी का ल्यूमेन कितना नैरो है, ठीक है, यहाँ पर वेन्स का ल्यूमेन कितना है, ब्रॉड है ज्यादा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो ट्यूनिका मीडिया होता है वो इसमें कम देखने को मिलता है, थिन देखने को मिलता है, ठीक है। देखो ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर मैं दिखा रखा है, एक तरफ वेन्स दिखा रखा है, देखो सबसे पहले बात करें ट्यूनिका इंटरना, ठीक है, ट्यूनिका इंटरना पता है, ट्यूनिका इंटरना नाम से पता चलता है कि ये इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है, और ये क्या चीज का बना होता है, एंडोथीलियम का बना होता है, ये क्या चीज का बना होता है, एंडोथीलियम का बना होता है ट्यूनिका इंटरना, ठीक है। और कौन सा एंडोथीलियम, और एंडोथीलियम इज द टाइप ऑफ व्हाट, स्क्वामस एपिथीलियम, ठीक है, स्क्वामस एपिथीलियम का होता है। नेक्स्ट है हमारा ट्यूनिका मीडिया, ठीक है, ट्यूनिका मीडिया के बारे में अगर बात कर लेते हैं, देखो यहां पर बात करते हैं ट्यूनिका मीडिया के, देखो हाँ, तो ट्यूनिका मीडिया है, ट्यूनिका मीडिया एक थिक लेयर होता है, ठीक है, लेकिन ट्यूनिका मीडिया एक थिक लेयर होता है, ट्यूनिका मीडिया एक थिक लेयर होता है, ठीक है, मिडिल लेयर जिसको बोलते हैं थिक लेयर होता है, आई बात समझ में। और दूसरा चीज कि इसमें स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें कौन सा मसल्स प्रेजेंट होता है, स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होता है, और इसमें इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, इलास्टिक, इलास्टीन फाइबर्स, इलास्टीन, इलास्टिक नहीं इलास्टीन, इलास्टीन फाइबर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इलास्टिन फाइबर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, आई बात समझ में। तो देखो यहां पर मैं दिखा रखा है वेन्स, वेन्स का डायमीटर देखो, और इसमें वाल्व प्रेजेंट होते हैं, वाल्व, ठीक है, वेन्स में वाल्व प्रेजेंट होते हैं ताकि इसमें जो प्रेशर होता है वेन्स में वो स्लो प्रेशर होता है। अब ये स्लो प्रेशर होने के कारण कहीं ब्लड का बैकवर्ड फ्लो ना हो जाए, तो यहां पर में वाल्व प्रेजेंट होता है, जब यहां से ब्लड आता है, यहां से ब्लड आता है तो ये ब्लड इसमें अकुमुलेट हो जाता है और ये वाल्व बंद हो जाता है, ठीक है, तो ये इस तरह का मैकेनिज्म चलता है वेन्स में, ठीक है। चलते हैं आर्टरीज में, देखो आर्टरीज का ल्यूमेन क्या होता है, थोड़ा सा पतला ल्यूमेन होता है, नैरो होता है, लेकिन यहीं पे देखो जो वेन्स का ल्यूमेन है, ये देखो वेन्स का ये मोटा है, ठीक है, ब्रॉड है, ठीक है। और वेन्स आगे जाके डिवाइड करता है वेन्यूल्स में, आर्टरीज आगे जाके डिवाइड करता है आर्ट्रियोल्स में, ठीक है, इसमें एक्सटर्ना प्रेजेंट होता है, मीडिया प्रेजेंट होता है, इन और इंटरना प्रेजेंट होता है, लेकिन आर्ट्रियोल्स का बात करें और वेन्यूल्स का बात करें उसमें मीडिया और इंटरना प्रेजेंट होता है, एक्सटर्ना उसमें एब्सेंट होता है, ठीक है, ये चीज याद रखो। आगे जाके ये कैपिलरीज में डिवाइड हो जाता है, और कैपिलरीज किस चीज का बना होता है, मेड अप ऑफ, ये भी क्या, मेड अप ऑफ एंडोथेलियम, ठीक है, मेड अप ऑफ एंडोथेलियम ये बना होता है, एंडोथेलियम का बना होता है, ठीक है। जब ये आगे जाके कैपिलरीज में डिवाइड हो जाता है तो मीडिया भी तो इसमें एब्सेंट हो जाता है, आगे जाके जब कैपिलरीज में डिवाइड हो जाता है तो यहां पर में मीडिया भी आगे जाके क्या होता है, एब्सेंट हो जाता है, ठीक है। चलो तो ये चीज हमारा डिस्कस हो गया। हाँ, एक एक्सटर्ना बच रहा है, यहां पर मैं एक्सटर्ना का बात कर लें कि एक्सटर्ना, ठीक है, एक्सटर्ना यहां पर में किस चीज का बना होता है, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, तो मैं बोल देता हूं कि कौन सा लूज कनेक्टिव, जैसे कि ये कोलेजन फाइबर्स, इसमें कोलेजन, कोलेजन फाइबर्स, कोलेजन फाइबर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे लिखा है, ट्यूनिका एक्सटर्ना आउटर मोस्ट होता है, इट इज फॉर्म्ड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू विच में बी कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ठीक है बात। थिक लेयर होता है ट्यूनिका मीडिया, इज अ थिक लेयर, सर्कुलर और नॉन स्ट्राइटेड मसल, नॉन स्ट्राइटेड मसल प्रेजेंट होता है, और नेटवर्क ऑफ इलास्टिक फाइबर्स इसमें प्रेजेंट होता है। ट्यूनिका नॉन स्ट्राइटेड मसल मतलब क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पर, नॉन स्ट्राइटेड मसल का मतलब है यहाँ पर में स्मूथ मसल प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ट्यूनिका इंटरना वाला जो लेयर है उसका, उसको क्या बोलते हैं, एंडोथीलियम बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का एक एग्जांपल भी होता है ना, एंडोथीलियम, ठीक है। चलो
आर्टरीज और वेन्स के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उसी तरह से लिखते रहना। अब ये इतना बड़ा डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बस तुम ये लिख लो, इतना ही से काम हो जाएगा, क्वेश्चन इतने ही से सॉल्व हो जाएगा। ब्लड वेसल्स के बारे में बात, आर्टरीज, ये आर्टरीज कैरी करता है ब्लड, कौन सा, कहां से, हार्ट से ऑर्गन की तरफ, हार्ट से ये ले जाता है ऑर्गन की तरफ, लेकिन वहीं पर में वेन्स जो होता है वो ऑर्गन से हार्ट की तरफ ले जाता है, ठीक है। जितने भी वेन्स है वो कैरी करते हैं इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड जितने भी वेन्स होते हैं वो इम्प्योर ब्लड कैरी करते हैं, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्ट जो पल्मोनरी वेन होते हैं वो ऑक्सीजनेटेड आर्टरी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, जो कि प्योर ब्लड जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसका उल्टा सोचो कि जितने भी आर्टरी है वो प्योर ब्लड को कवर करते हैं, ठीक है, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी है वो कैरीज इम्प्योर ब्लड, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ब्लड फ्लोज विथ हाई प्रेशर एंड स्पीड, और इसमें ब्लड फ्लोज विथ लो प्रेशर एंड स्पीड। यार ये छोटा क्लास का जो पढ़े हो वही सब चीजें। वाल्व, इसमें ल्यूमन कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है, ल्यूमन, इसमें ल्यूमन वाइड होता है। आर्टरीज आर डीपली सिचुएटेड इन द बॉडी, ये डीपली सिचुएटेड है, लेकिन वेन्स आर सुपरफिशियल जस्ट बिलो द स्किन, वेन्स आर सुपरफिशियल, ठीक है, याद रखो ये चीज। वाल्व्स आर एब्सेंट एंड वाल्व्स ऑफ द आर्टरी, वाल्व्स एब्सेंट होता है, इसमें वाल्व्स प्रेजेंट होता है। दीज आर डीप रेड ब्लूइश इन कलर होता है, लेकिन ये पिंकिश और ब्राइट रेड होता है, ये डीप रेड और ब्लूइश कलर का होता है। ट्यूनिका मीडिया लेयर इज मच थिकर, लेकिन इसमें ट्यूनिका मीडिया लेयर थिनर होता है एज कंपेयर टू आर्टरीज, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये सब चीज समझा दिया हूं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो अब एक वासा वैसोरम एक टर्म आता है। वासा वैसोरम इज अ थिन नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज is present in the wall of the blood vessels, is present on the wall of the blood vessels itself, which supply the blood and other necessary substance to the blood vessel। वासा वैसोरम का काम क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स और कुछ अदर ब्लड सप्लाई कहाँ, ब्लड वेसल्स में सप्लाई अगर करता है तो उसको बोलते हैं बाय द वासा वैसोरम। इस ब्लड सप्लाई को क्या बोलते हैं, वासा वैसोरम, ठीक है। चलो अब हमारा जो लास्ट टॉपिक बच रहा है वो है डिसऑर्डर्स के बारे में, ठीक है। डिसऑर्डर्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि जो डिसऑर्डर्स है उसमें पहला जो डिसऑर्डर है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। क्या बोलते हैं उसको, एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में बात करते हैं। तो कुछ डिसऑर्डर है वो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, जैसे ब्लड वेसल से रिलेटेड जो हाइपरटेंशन है, हाइपोटेंशन है, वो डिसऑर्डर मैं डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं जो मेन डिसऑर्डर है उसके बारे में, ठीक है ना। चलो तो सबसे पहले दो वर्ड आता है, एथेरोस्क्लेरोसिस और दूसरा वर्ड आता है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। दूसरा वर्ड क्या आता है, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस मतलब क्या होता है, हार्डनिंग ऑफ आर्टरी, क्योंकि उसमें कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है। देखो ये जो डिपोजिशन दिख रहा है ये कैल्शियम का डिपोजिशन दिख रहा है। तो भाई तुम्हें पता है ये कहां देखने को मिलता है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है मीडियम साइज आर्टरी ऑफ द लिम्स। ये मोस्टली कहां देखने को मिलता है, मीडियम साइज आर्टरी ऑफ लिम्स में देखने को मिलता है, ठीक है। और इसमें प्लैग फॉर्मेशन का कुछ इसमें सीन नहीं होता, ठीक है। कैल्शियम डिपोजिशन तो होता है लेकिन यहां पर में प्लैग फॉर्मेशन इसमें नहीं होता, ठीक है। जब प्लैग फॉर्मेशन नहीं होता है तो प्लैग फॉर्मेशन किसमें होता है, प्लैग फॉर्मेशन एथेरोस्क्लेरोसिस में देखने को मिलता है, ठीक है। इसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है। अब इसमें क्या हम बोल सकते हैं कि अब इसमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज में ये ब्लड वेसल्स का ये इसमें क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स है उसमें क्या होता है कि कैल्शियम फैट, ठीक है, कैल्शियम फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यू का डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है। जिसके कारण ल्यूमेन क्या हो जाता है, पूरा टोटली नैरो हो जाता है, आर्टरी का ल्यूमेन टोटली नैरो हो जाता है। और जो आर्टरी का जो टोटली नैरो हो जाता है जिसके कारण मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन होने का भी चांस यहां पर में दिखता है, ठीक है। या फिर कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज यहां पर में देखने को मिलता है। आई बात समझ में? तो ये वही लिखा है कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज ऑफन रिफर्ड एज एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, जो कि ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करता है, जो कि सप्लाई करता है ब्लड टू द हार्ट मसल्स को, हार्ट मसल्स को जो सप्लाई करता है उसको, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हार्ट मसल्स को सप्लाई करता है, उस पर जाके प्लेग का फॉर्मेशन। हाँ, अब प्लेग का भी फॉर्मेशन इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। प्लेग का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है
ठीक है, और जिसके कारण आर्टरी क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है। आई बात समझ में? नेक्स्ट है एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, नेक्स्ट है एंजाइना पेक्टोरिस। इसमें क्या होता है कि चेस्ट पेन देखने को मिलता है। ठीक है, जब ऑक्सीजन, एनफ ऑक्सीजन जब हार्ट मसल्स में ना पहुंच रहा हो, मतलब हाइपोक्सिया का कंडीशन हो, ठीक है, एनफ मसल अगर हार्ट में नहीं पहुंच रहा हो, तो ये मोस्टली क्या देखने को मिलता है, एंजाइना पेक्टोरिस, मतलब एनफ ऑक्सीजन हार्ट मसल को नहीं मिल रहा है, और ये मोस्टली कहाँ होता है, मिडिल एज या एल्डर पर्सन को होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, ब्लड फ्लो को अफेक्ट कर सकता है। ये क्या करता है, अफेक्ट द ब्लड फ्लो। ठीक है, ये भी पॉइंट इसमें ऐड कर देना, इट अफेक्ट्स द ब्लड फ्लो। ठीक है, इट अफेक्ट्स द ब्लड फ्लो। अब हम लोग चलते हैं, जो एथेरोस्क्लेरोसिस था, एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण क्या हो सकता था मुझे, मायोकार्डियल इंफेक्शन, ठीक है, या फिर हार्ट अटैक। ठीक है, तो ये हार्ट अटैक होता क्या है, मायोकार्डियल इंफेक्शन क्या होता है? देखो, अटैक करने से क्या होता है कि जो डैमेज होता है हार्ट का, हार्ट मसल का यहाँ पर में डैमेज देखने को मिलता है। हार्ट मसल का डैमेज होता है ड्यू टू इनएडिक्वेट या इनसफिशियंट सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल। मतलब अगर देखो, ब्लड सप्लाई अगर इनसफिशियंट हो, ब्लड सप्लाई अगर इनसफिशियंट हो तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एनॉक्सिया। ठीक है, ब्लड सप्लाई अगर इनसफिशियंट हो उसको बोले एनॉक्सिया। जब इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है हार्ट मसल को तो क्या बोलेंगे, हाइपोक्सिया। यहाँ पे स्टेटमेंट घुमा सकता है, एनॉक्सिया और हाइपोक्सिया में कभी स्टेटमेंट वाइज अगर डिजीज पे क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, तो यहाँ पे हार्ट मसल का परमानेंट डैमेज यहाँ पर में देखने को मिलता है हार्ट अटैक में। ठीक है, नेक्स्ट है हार्ट फेल्यूर। हार्ट फेल्यूर में क्या होता है, देखो, हार्ट फेल्यूर में क्या होता है कि जब हार्ट इनफ ब्लड को पंप नहीं कर रहा हो, ठीक है, जब हार्ट इनफ ब्लड को पंप नहीं कर रहा हो, जो हमारे बॉडी का नीड है, जितना हमारा बॉडी का नीड है उतना हम लोग को बॉडी का नीड अकॉर्डिंग टू बॉडी नीड नहीं मिल रहा हो, तो क्या बोल सकते हैं, वहां पर में हार्ट फेल्यूर हो रहा है। ठीक है, हार्ट का काम क्या होता है, हार्ट का काम होता है कि पूरे बॉडी में ब्लड का फ्लो को रेगुलेट करना, भेजना। ठीक है, जब वही चीज अगर नहीं हो पाएगा तो हार्ट क्या करेगा, अपने काम को फेल कर जाएगा, मतलब अपने काम को करने में फेल हो जाएगा। इसीलिए इसको बोल देते हैं हार्ट फेल्यूर। ठीक है, हार्ट फेल्यूर बोलते हैं। इट इज समटाइम्स कॉल्ड कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर बिकॉज कंजेशन ऑफ लंग्स इज सीन। तो क्या होता है, कंजेशन ऑफ लंग्स इज द मोस्ट इफेक्टिव सिम्टम। कंजेशन ऑफ लंग्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम यहाँ पर में देखने को मिलता है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं कंजक्टिव हार्ट फेल्यूर। ठीक है, हार्ट फेल्यूर कभी भी कार्डियक अरेस्ट की तरह सेम नहीं होता, कभी भी हार्ट फेल्यूर कार्डियक अरेस्ट की तरह सेम नहीं होता। कार्डियक अरेस्ट होता क्या है भाई, जब हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, ठीक है, या फिर हार्ट अटैक। देखो, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, ये सब अलग है, हार्ट फेल्यूर तीनों चीज अलग है। हार्ट अरेस्ट में क्या होता है, सॉरी, हार्ट फेल्यूर में क्या होता है, हार्ट फेल्यूर में तो ब्लड जो एनफ ब्लड सप्लाई नहीं करेगा, जो अपना काम है वो नहीं कर पा रहा। लेकिन अरेस्ट में क्या हो जाएगा, अरेस्ट में क्या कर रहा था, मान लो तुम चोरी कर रहे हो तो तुम अरेस्ट हो गए तो तुम चोरी नहीं कर पाओगे। ठीक है, हार्ट क्या होता है, हार्ट बीट करता है, तो हार्ट क्या होगा, हार्ट बीट नहीं कर पाएगा। ठीक है, हार्ट बीट नहीं कर पाएगा। हार्ट अटैक क्या होगा, अटैक मतलब मान लो तुम पे कोई अटैक कर दिया तो सडनली तुम डैमेज हो गए, मरोगे तो नहीं, उस समय मरोगे तो नहीं, लेकिन डैमेज भी हो सकते हैं मोस्टली चार्ज। तो इसी समय, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हार्ट मसल सडनली डैमेज हो जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं अटैक। अटैक से याद रखो डैमेज, अटैक करने से क्या होता है, डैमेज। इस तरह से याद रखो कि तीनों चीज कंफ्यूजिंग है, और यहीं से कंफ्यूजन से ही क्वेश्चन आता है नीट में। ठीक है, मैंने भी ऐसे ही याद रखा है। तो ठीक है, चलो, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई के कारण क्या करता है, हार्ट मसल सडनली डैमेज हो जाता है। ठीक है, चलो, नेक्स्ट है, जो एक और टॉपिक है, पोर्टल सर्कुलेशन। ठीक है, देखो, पोर्टल सर्कुलेशन का जो मेन सिग्निफिकेंस है क्या हो सकता है। ठीक है, पोर्टल सर्कुलेशन का जो मेन सिक्वेंस है, देखो, जैसे कि एनी अदर ऑर्गन एंड इट्स ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड बाय द वेन एंड अदर ऑर्गन टू द हार्ट, दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज टर्म्ड एज पोर्टल सर्कुलेशन। देखो, पोर्टल सर्कुलेशन हम लोग देखते हैं नॉर्मल सर्कुलेशन को कंपैरिजन करके। ठीक है, देखो, ये है हमारा हार्ट, ठीक है, ये है हमारा हार्ट, यहां से हमारा ऑर्गन। ठीक है, हार्ट से जनरल जो केस होता है, इसमें क्या करते हैं, आर्टरी जो होता है वो ब्लड लेके जाता है ऑर्गन्स में, ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजता है हार्ट में, इस तरह से चलता है। ठीक है, बट वहीं पे अगर हम क्या करना है, हमको क्या करना है
कि हमें क्या करना है कि हार्ट से तो लाना है, लेकिन अब जो हार्ट से क्या करना है, आर्टरी से एक ऑर्गन की तरफ जाएगा ब्लड, ठीक है, एक ऑर्गन को भेजा। अब इस ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन की तरफ भेजना, ठीक है, एक अल्टरनेट पाथवे यहां पर में दे रहा है, ठीक है, एक अल्टरनेट पाथवे यहां पर में दे रहा है कि अब हमें ऑर्गन से डायरेक्ट चला जाना चाहिए था हार्ट में, लेकिन दूसरे ऑर्गन को भेजता है वाया पोर्टल वेन, वाया पोर्टल वेन, वाया पोर्टल वेन ये दूसरे ऑर्गन को भेजता है। अब ये ऑर्गन वाया वेन्स के थ्रू हार्ट में अपना जो ड्रेनेज होता है वो कर देता है, ठीक है। तो कोई ऐसा अदर ऑर्गन होता है जो ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है वेन बाय द अदर ऑर्गन, मतलब दो ऑर्गन्स के बीच का कनेक्शन को ये मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब हम लोग तीन तरह का देखते हैं, रीनल पोर्टल सिस्टम, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम एंड हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम, ठीक है। तो तीन तरह का है जो यहाँ पर में, तीन तरह का है, तो तीन तरह का इसमें किस तरह का है देखो, जैसे कि यहाँ पर पहला है जो रीनल पोर्टल सिस्टम, ठीक है। रीनल मतलब यहाँ पर में क्या आएगा, कहीं ना कहीं ये क्या आएगा, किडनी का सीन आएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं ये क्या आएगा, किडनी का सीन आएगा। देखो जो रीनल पोर्टल सिस्टम है, रीनल पोर्टल सिस्टम में यहाँ लिखो, रीनल पोर्टल सिस्टम ये मैमल्स में एब्सेंट होता है, मैमल्स में ये एब्सेंट होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज ये है। और ये दोनों क्या होता है, ये दोनों फ्रॉग में प्रेजेंट होता है, यहीं पे मैं लिख लो फ्रॉग में प्रेजेंट होता है, जो क्वेश्चन बन के आते हैं वो डायरेक्टली लिख लो ना, ठीक है। हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम, ये हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम में बता चुका हूं किस तरह से होता है, ठीक है। तो ये किस तरह से बनता है, एक वेन्स निकलता है फ्रॉम द हाइपोथैलेमस जो कि क्या ब्रेक्स इनटू कैपिलरीज, जो कैपिलरीज में ब्रेक कर जाता है एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड में, ठीक है, एडिनो हाइपोफाइसिस के द्वारा। तो ये इस तरह का सर्कुलेशन को हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। देखो यहां पर में क्या होता है कि वेन्स विच कलेक्ट्स द ब्लड फ्रॉम पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, रीनल पोर्टल सिस्टम है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, लेग से वेन्स आता है, कंबाइन करके एक रीनल पोर्टल वेन में डाल देता है, ठीक है, अपना जो ब्लड होता है वो उसमें ड्रेन कर देता है। दिस वेन गोज इनटू द किडनी, अब ये वेन कहां जाता है, किडनी में जाता है, और किडनी में कैपिलरीज में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, सेपरेट नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम दिस साइड, ठीक है, और नाइट्रोजिनस वेस्ट को सेपरेशन में हेल्प करता है। मैमल से रीनल पोर्टल सिस्टम एब्सेंट होता है, फ्रॉग में पोर्टल सिस्टम, रीनल पोर्टल सिस्टम में हिपैटिक पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब जो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम है वो यूनिक वेस्कुलर कनेक्शन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम और लीवर के बीच में, ठीक है, यूनिक वेस्कुलर कनेक्शन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम और लीवर के बीच में, एक यूनिक वेस्कुलर कनेक्शन होता है जिसको बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। ये क्या करता है, इट ब्रिंग्स द वेनस ब्लड फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, स्प्लीन, पैंक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर टू द लीवर, ठीक है। ये पैंक्रियाज से ब्लड लेता है, गॉल ब्लैडर से लेता है, ठीक है, स्प्लीन से लेता है, और दूसरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से लेता है, और कहां डिनोट कर देता है, कहां डाल देता है, लीवर में, फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड अदर मेटाबोलाइट्स बाय ब्रेकिंग अप इनटू द सिंगल सेल कैपिलरीज। अब ये सिंगल सेल कैपिलरीज में डिवाइड होके और इसमें मेटाबोलाइट जो है उससे एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है लीवर के थ्रू, और इसको पोर्टल वेन के द्वारा, फिर उसके बाद एक पोर्टल वेन के द्वारा यहाँ पर में भेज दिया जाता है, ठीक है। आई बात समझ में? तो इस तरह का हिपैटिक पोर्टल सिस्टम यहाँ पर में बचता है, ठीक है। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट है पोर्टल सिस्टम, हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम बता दिया। जो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम क्या है, फॉर्म बाय द वेन्स hypothalamus in the anterior lobe of the pituitary gland, adenohypophysis veins is called hypophyseal portal vein, ठीक है। आई बात समझ में? चलो तो ये हो गया हमारा सारा पूरा टॉपिक, ठीक है। पोर्टल सिस्टम के बारे में हम लोग ने समझ लिया। तो पोर्टल सिस्टम ज्यादा कुछ टफ नहीं है, बस इतना याद रखो किसमें कौन सा टाइप का पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है, किस टाइप का पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो थोड़ा सा बाहर का नॉइज आ गया था, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, अब हम जो ये बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक समाप्त हो रहा है, ठीक है। तो जो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का जो टॉपिक है ये हमारा समाप्त हो रहा है। अब जब ये सर्कुलेशन ये जो टॉपिक समाप्त हो गया तो इसके बाद कौन सा टॉपिक स्टार्ट होगा, रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बीइंग, ठीक है, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज।
तो वो चीज हम लोग स्टार्ट करेंगे, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, न्यूरल स्टार्ट करेंगे, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वो स्टार्ट करेंगे, वो खत्म हो जाएगा। लास्ट एक टॉपिक बढ़ेगा मसल और स्केलेटल सिस्टम, तो वो हम लोग डिस्कस करके उसको खत्म करेंगे। ठीक है, पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी एकदम टिप्स पे होने वाला है। जिस तरह से मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूँ उस तरह से सारा चीज देखते रहना और नोट्स बनाते रहना। ठीक है, ये चीज बेस्ट होने वाला है, इससे बेस्ट और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस।